अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उद्बोधन के साथ रीवा में हुआ। अपने सारगर्भित उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जब आत्मबोध गड़बड़ाता है तो समाज बिखरने लगता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के अलावा अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में रामनाथ कोविंद के ऊपर स्वरचित कविता सुनाकर उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर पवनपुत्र बादल ने किया। सफेद शेरों की धरती और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा में हुए इस साहित्यिक अधिवेशन की सभी अतिथियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए जानते हैं कि वक्ताओं ने आज के अधिवेशन के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। रीवा से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही विश्व को सही तरीके से समझने की क्षमता रखता है और इसी अवधारणा को हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। देवियों और सज्जनों, इस अधिवेशन का विषय आत्मबोध से विश्वबोध। यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा को पुनः जगाने और हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करने का एक बड़ा आह्वान है। देवी और सज्जनों, आत्मबोध का महत्व तब दिखाई देता है जब आत्मबोध की चेतना क्षीण होने लगती है। जब हमारी चेतना क्षीण होती है तब व्यक्ति हो या राष्ट्र दोनों ही अपने मूल से भटकने लगते हैं। आत्मचेतना ही वह शक्ति है जो मूल्य, विरासत और उद्देश्य का बोध कराती है। जब यही चेतना धूमिल हो जाए तब बाहरी शक्तियों का आक्रमण केवल सीमाओं पर नहीं, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा पर भी होने लगता है। हमारी सभ्यता का इतिहास इसका साक्ष्य है कि ऐसे में विदेशी शक्तियों को हमारे ऊपर शासन करने का अवसर मिला। वो केवल एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि 200 वर्षों से। आत्मबोध का क्षरण हमें अपनी परंपराओं के प्रति संकोची और अपनी भाषा बोली के प्रति उपेक्षा बना देते हैं। फलस्वरूप हमारी तकनीकी, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति की शताब्दियों पुरानी धारा भी अवरुद्ध हो जाती है और हमारे विकास मार्ग पर एक अंधेरा सा छा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति स्वयं को भूलता है तब संसार भी उसे भूल जाता है। अतः यदि आत्मबोध जागृत न रहे तो समाज भटकता है, राष्ट्र बिछड़ता है और सभ्यता अंधकार में डूबने लगती है। देवी और सज्जनों, यही हमारे साथ औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ। हमारी भाषाओं, हमारी परंपराओं और हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए ताकि हम अपने ही गौरव को भूल जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद भी ये मानसिक गुलामी तुरंत समाप्त नहीं हुई। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो वर्ष 1947 में मिली, लेकिन मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया धीमी है। मुझे आज ये देखकर प्रसन्नता होती है कि पिछले दशकों में ये स्थिति धीरे धीरे बदली है। भारत की इस अखंड सभ्यता की एक दूसरी विशेषता है, ये अंधकार में डूबकर भी प्रकाश की खोज नहीं छोड़ी। आज भारत पुनः अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और आत्मबोध को पुनर्स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि यह पुनर्जागरण ही हमारे सुनहरे भविष्य का एक दिन आधार बनेगा। देवी और सज्जनों, साहित्य किसी भी सभ्यता की आत्मा का वाहक होता है। साहित्य ऐसा माध्यम है जो संस्कृति, मूल्य, इतिहास और आकांक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जब किसी समाज की भाषा, उसके गीत, उसके आख्यान और उसके ग्रंथ जीवित रहते हैं तभी उसकी पहचान और आत्मा भी जीवित रहती है। साहित्य केवल शब्दों का मनोरंजन नहीं है, बल्कि चेतना का मार्गदर्शन है जो व्यक्ति के भीतर आत्मबल जगाने की और समाज को एक साझा उद्देश्य की ओर प्रेरित करने की शक्ति रखता है। यही साहित्य का सामर्थ्य है
कि वो बिखरी हुई सोच को जोड़कर एकत्व की भावना पैदा करता है, निराशा के क्षणों में आशा का दीपक बनता है और राष्ट्र के पुनर्जागरण में सबसे पहले अंधाकरण में क्रांति लाता है। देवी और सज्जनों, साहित्य 60 से 65% लोग अनिद्रा से निद्रानाश से पीड़ित है, उन्हें नींद नहीं आती। और उसी समय दूसरा एक सर्वे बताता है कि लोगों की पढ़ने की आदत लगभग समाप्त हो चुकी है। मोबाइल के हल्के फुल्के रीलों और तुच्छ मनोरंजन में उन्होंने माता सरस्वती की आराधना ही छोड़ दी है। आज यह सब के सामने एक बात मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे दादा परदादा सोने से पहले 2 घंटे अवश्य पढ़ते थे, वैसे ही आप ये परंपरा पुनः शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज थोड़ा सा अच्छा साहित्य पढ़ने लगे तो आपका निद्रानाश का रोग बिना किसी दवा के बिना मिट जाएगा, क्योंकि वाचन केवल वाचन नहीं, वह सरस्वती की आराधना है। और पढ़ना यानी अपने मन को माँ सरस्वती के अमृत पान से सींचना। वो मन शांति देता है, निर्मल बनाता है, हमारे भीतर प्रकाश भरता है। आज नए समाज के लिए, नए पीढ़ी के लिए दवा की नहीं, दुआ की आवश्यकता है। मैं याद कीजिए कि सरस्वती केवल हिंदुओं की देवी नहीं, दुनिया के 70% देशों में किसी न किसी रूप में बुद्धि और ज्ञान की देवी के रूप में उनकी आराधना की जाती है। जापान में उन्हें बेंजेतन कहा जाता है। नाम भले बदल जाए, लेकिन भावना, प्रार्थना और संवेदना एक ही है। और इसके लिए मैं माता सरस्वती की आराधना हमेशा करता हूँ। आपके कर दीजिए। पानीपत के नाम की एक मैंने किताब लिखी, जो जंग, बहुत बड़ा जंग जो मराठों और अफगानों में 1761 में लड़ाया गया था, उस पर मैंने एक नॉवल लिखी और वो महाराष्ट्र के घर घर में लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी कोई सांसद एक दो मुझे मिले, पत्रकार मिले, उन्होंने मुझे पूछा कि यह पानीपत लफ्ज आपके जीवन में कब और कैसा आया। तब मैं स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। जब पानीपत के लड़ाई का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसी दरमियान मैं ननिहाल यानी कि मामा के गांव गया था। 3 दिन तक नहीं था। चौथे दिन मास्टर जी ने मुझे ढूंढा, मुझे खड़ा किया, बोले विश्वास बताइए पानीपत की 3 लड़ाइयां कब और कब हुई। मैं तो इस विषय में बिल्कुल अनपढ़ था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर जी बड़े होशियार थे, वो बताया करते थे सही जवाब आए ना आए, जवाब आपको डट से देना है। फिर मैंने होशियारी से पूछा कि पूछिए मास्टर जी, बोलिए पानीपत की 3 लड़ाइयां कब और कब हुई। मैं बोला मास्टर जी इतना ही ना, पानीपत की 3 लड़ाइयां, पहली होने के बाद दूसरी हो गई और दूसरी होने के बाद तीसरी हो गई। तब हमारे हाथ पे जम के डंडा पड़ गया और पुनः पुराना गाना है, छड़ी बाजे छम छम, विद्या आए घम घम। दोस्तों, इस महान देश की यह खूबी है कि जिन इलाकों में न तो ढंग से सूरज की किरणें धरती तक पहुंच जाती है, वहां तक के दूर दूर गांव तक इन 2 रामायण और महाभारत, इन 2 महाग्रंथों का प्रकाश लोगों के दिल और दिमाग का हिस्सा बन गया है। हमारे मुल्क में भी महिलाएं करती है बड़े नाशक नेत्र गुण विभूषिता जयोस्त राजेंद्र यथार्थ नामा। बाकी हमारे साहित्यकार बंधु जो विश्वास पाटिल जी को आप लोगों ने सुनाई है, उनको बार बार कोट कोट धन्यवाद। आप सबको अनंत बार धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम। साहित्य परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में पधारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी,
राष्ट्रीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी, जाने माने साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर विश्वास पाटिल जी, आदरणीय ऋषि कुमार मिश्रा जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद, डॉक्टर पवन पुत्र बादल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद, जो कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित, हम सबके बीच में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह श्रद्धेय अतुल लिमये जी, प्रांत प्रचारक आदरणीय ब्रजकांत जी, रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, और देश के कोने कोने से आए हुए साहित्य के ऐसे नामचीन देवी और सज्जन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, ऐसे सभी अतिथियों का विंध्य की इस पवित्र भूमि में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी, ये विंध्य क्षेत्र बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ बाबा महामृत्युंजय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चिरंजीव स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर है। रानी तलाव की माँ कालिका हमें ताकत देती है कि हम तमाम विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। यह सफ़ेद शेरों की धरती है। रीवा का सफ़ेद शेर, सारी दुनिया में आप जहाँ कहीं जाएंगे, वाइट टाइगर आपको जहाँ भी कहीं मिलेगा, वो 1951 में जो पहला वाइट टाइगर मोहन पकड़ा गया, उसी के सारे वंशज हैं। लेकिन हम लोग 46 साल लोग तक यहाँ पर वाइट टाइगर नहीं था, और हम लोग आज जैसे जब अतिथि आते थे तो हम लोग कहते थे वाइट टाइगर सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ ना दे कहाँ है। 46 सालों तक नहीं था, 76 के बाद। लेकिन जब हमने विश्व स्तरीय वाइट टाइगर सफारी यहाँ पर बना दी, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, तब हम सिर ऊंचा करके और डंके की चोट पर कहते हैं कि सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है। यहाँ मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम हमारे क्षेत्र में है। माँ नर्मदा यदि कहीं से निकलती है तो हमारे विंध्य क्षेत्र के अमरकंटक से निकलती है। विंध्यवासिनी देवी और मैहर के बीच में हम सबको का ये स्थान, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़े सोलर प्लांटों में से एक सोलर प्लांट है, जिसके 26% बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलती है मामला। ऐसे भूमि में आपका स्वागत करते हुए हम सबको बहुत प्रसन्नता है। जहाँ तक साहित्य के योगदान का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि समाज का दर्पण साहित्य है। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देश आर्थिक महाशक्ति की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर से 4थे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। और हम नहीं कहते हैं, दुनिया कहती है कि आने वाले दिनों में जर्मनी भी हमसे पीछे होने वाला है, और फिर 2047 में अमेरिका, चाइना भी हमसे पीछे होने वाला है। लेकिन ये विकास, आर्थिक महाशक्ति, ये हमारे लिए वरदान बना रहे, इसके लिए मानवीय संवेदनाएं, समाज की समस्याएं, उसका समाधान, ये साहित्य के माध्यम से जितना बेहतर तरीके से हो सकता है और कोई दूसरा माध्यम हो नहीं सकता है। इसलिए साहित्य परिषद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब देश एक बार फिर से उठ के खड़ा हो रहा है, सोने की चिड़िया बनने जा रहा है और विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे समय में हम सबका ये सौभाग्य है कि इसका विचार मंथन हमारे विंध्य क्षेत्र के रीवा क्षेत्र में हो रहा है। इससे जो अमृत निकलेगा, जैसा पवन पुत्र जी ने बताया है कि ये अमृत हमारे देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा, और फिर उस सर्वोच्च स्थान पर कायम रखने के लिए रोड मैप भी तैयार करेगा।
आदरणीय विश्वास पाटिल जी, इस मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील जी, अपने महामंत्री आदरणीय ऋषि जी और आप सब अपने स्वजन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। परिषद परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुछ ही समय में हम अपने इस उद्घाटन कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और इस ऐतिहासिक अवसर के हम सब स्वजन साक्षी बनेंगे। बहुत धन्यवाद।